तो साथियों हम लोग हाजिर हैं एक बार फिर से खान सर की ये केजीएस आईएएस की अगली टेस्ट सीरीज लेकर। साथियों इस टेस्ट सीरीज को अभी हम लोगों ने किया था जिसमें करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल थे। अभी साथियों इसमें हम लोगों ने जो भी सवाल देखे थे आधा इसमें करीब 150 के आसपास इसमें प्रश्न है साथियों, जो यूपी स्पेशल और करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स के वो सवाल देख लिए जो कंसेप्चुअल सवाल है, जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला होता है, बड़े सवाल है, और यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल देख लिए थे। अब बाकी आधा हमारा जो सवाल बचा है साथियों वो शुद्ध रूप से करंट अफेयर्स का सवाल है और वह फैक्चुअल सवाल है, यानी वन लाइनर टाइप को आपको छोटे छोटे सवाल मिलेंगे जो बहुत सारे, क्योंकि एग्जाम में कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों सवाल आते हैं। जो वन लाइनर सवाल होते हैं वो देखने में तो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत घाव गंभीर करते हैं। अगर आता है तो आप कर ले जाएंगे, अगर नहीं आता है तो आप वहीं फंस जाएंगे, उसमें आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो साथियों ये जो हमारा सेकंड पार्ट इस टेस्ट सीरीज का हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया है साथियों, बहुत बेहतरीन से हमने बताया है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज आप लोग हमारे आर ओ की प्लेलिस्ट पर जाकर इस वीडियो को, इसके पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। अब हम लोग इसके पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं जिसमें एक से बढ़कर एक वन लाइनर यानी फैक्चुअल टाइप के सवाल, शुद्ध रूप से करंट अफेयर्स के सवाल हैं साथियों। इसको आप लोग मिस न करिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारा बेहतरीन से बेहतरीन जो मोस्ट अपडेटेड फैक्ट है वो सारी चीजें मालूम हो जाएगी। करंट अफेयर यानी समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो भी मोस्ट अपडेटेड जानकारी है वो सारी की सारी इस टेस्ट सीरीज में भरी पड़ी है। तो आप लोग जानते हैं कितनी विश्वसनीय और भरोसेमंद जैसी संस्था है, खान सर के निर्देशन में ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है, उन्हीं की संस्था है खान ग्लोबल स्टडी की। तो साथियों बहुत बेहतरीन है, एक से बढ़कर एक इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। तो चले हम लोग आज की अपनी पार्ट 2 का ये करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। और साथियों एक बात आप लोगों की ये शिकायत रहती है, सर ये ठीक से दिखता नहीं है, तो प्लीज साथियों ये थोड़ा सा इस टाइप की टेस्ट सीरीज है तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने जो है रेजोल्यूशन यानी कंट्रास्ट को बढ़ा लेना होगा। अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है तो प्लीज उसे थोड़ा बढ़ा कर देखेंगे तो सही से दिखाई देगा। इसमें साथियों अब क्या करें, अपनी तरफ से हम जितना बेहतरीन हो सकता है उतना हाई कंट्रास्ट का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आप लोगों को बेहतरीन चीजें दिखाई देगा। तो साथियों चले हम लोग आज का अपना पार्ट 2 का देखते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो साथियों हम लोगों ने पहले पार्ट में यहां तक पहुंच गए थे 55 वाले 65 क्वेश्चन नंबर 65 तक। ये डाक विभाग छात्रों के बीच जो टिकट संग्रह को अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो शुरू किया गया योजना है, वो नाम तो इसमें डाक नहीं है लेकिन यही योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना, जो छात्रों के बीच डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 66 तक। तो यहाँ 66 से हमारा ये दूसरा 20 वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। बहुत बेहतरीन साथियों वन लाइनर के सवाल आपको एक से बढ़कर एक मिलने वाले, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और प्लीज आप लोग शॉर्ट वीडियो को देखना कम कीजिए। शॉर्ट वीडियो जो होता है साथियों, आप लोग 2 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, कब आप 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा खर्च कर देते हैं आपको पता नहीं चलता है। आपकी जो है सहनशील क्षमता को ये शॉर्ट वीडियो कम करती है। तो प्लीज आप लोग ऐसे चीजों पर ध्यान हटाकर अच्छी चीजों पर ध्यान लगाइए। तो चले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर ये 66 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहे हैं साथियों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र की योजना का क्या नाम है। तो साथियों ये अभी मोदी जी इसको लॉन्च किए थे, उन्हीं के निर्देशन में ये हुआ था। तो ये साथियों जो है यहाँ पर आपको जो 4 नाम दिया गया है, विज्ञान शक्ति, भारत इनोवेशन, विज्ञान धारा, साइंस फॉरवर्ड। तो साथियों इसका जो सही आंसर है विज्ञान धारा। साथियों प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये विज्ञान धारा नाम की एक नई एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है साथियों, जो मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है। तो विज्ञान धारा योजना याद रखे रहेंगे इसको। आगे अगर हम लोग देखें साथियों तो यहाँ पर जो 67 वाले में है तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024। साथियों अभी एक रिपोर्ट आई थी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024, यानी ये जो अमीरों की लिस्ट होती है वो जारी किया जाता है इस लिस्ट के द्वारा। तो इस लिस्ट हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किस देश को एशिया
मतलब किस शहर को एशिया की नई अरबपति की राजधानी के रूप में घोषित किया गया? साथियों, अपने भारत की मुंबई, अपने भारत की जो मुंबई है, एशिया की अरब राजधानी बन गई है। ये हुरन रिच लिस्ट इंडिया 2024 की रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा ये मुंबई। तो इनको याद रखेंगे आप सब, ऐसे ऐसे फैक्चुअल सवालों को हम लोग जल्दी से करते हैं तो काफी चीजों हम लोग पहुंच जाएंगे। तो देखें हम लोग यहाँ पर, देख लिए हम लोग, देखें यहाँ पर मैचिंग वाले सवाल हैं। हम लोग थोड़ा सा जूम किए गए हैं, जूम कर दे रहा हूं आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो साथियों, एक तरफ आपको दिए है कुछ दिनांक दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको कुछ दिवस दिए गए हैं। तो कौन सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है इसे हमें बताकर मिला देना है, और जो सेट में बन रहा है उसे हमें अच्छे से मिला देना है। तो साथियों, एक से बढ़कर एक सवाल है यहाँ पर, देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी जो अभी आप लोग जानते हैं ये 6 अगस्त को क्या हुआ था, हिरोशिमा पर ये बम गिराया गया था। और 9 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग जानते हैं 9 अगस्त को जो है ये जो है नाकासाकी में गिराया गया था। तो 9 अगस्त वाला इसमें नहीं दिया है, 6 अगस्त को तो हिरोशिमा दिया गया है। तो आप लोगों ने इसको मिला दिया, क्योंकि मिलाने वाला साथियों सवाल हम लोगों का गलत नहीं होता है, बहुत ही मजेदार सवाल होते हैं। एक दो भी आता रहता है तो भी हम लोगों का काम बन जाता है। तो देखें, मान लीजिए हमें एक आ रहा है केवल 6 अगस्त हिरोशिमा हमने मिला दिया, तो ए हमारा 3 पर आना चाहिए। तो कोई आप लोग देखें सेट में ए 3 पर कहां है, तो केवल साथियों ए में है, यहीं पर ए 3 के पास बैठा हुआ है और कहीं नहीं है। ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब जो हमें ये क्लियर है 100%, 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जापान के हिरोशिमा पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बम गिराया था, पहला बम 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को जो है नागासाकी में। तो ये आपका यही हो जाएगा यहाँ पर, ये जो ए वाले में। तो इसका मतलब हमारा सेट बन गया, हमने एलिमिनेट करके उत्तर को पता कर लिया सिर्फ एक ही जानकारी से। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आगे वाले में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर देखें, अब इसके हिसाब से हम लोग सारी चीजों को मिला सकते हैं। तब यहाँ पर देख लें हम लोग, अब इससे हमें पता लग गया कि हमारा बी वाला 4 पे जाएगा, यानी जो 7 अगस्त है, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो 9 अगस्त है साथियों, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। और जो ये 10 अगस्त है, विश्व शेर दिवस। तो ये हमारा ये इस पर चला आएगा। तो हमारी चीजें सारी क्लियर हो गई, हालांकि हमारा एक ही से क्लियर हो गया था। क्यों क्लियर हुआ था? क्योंकि हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया था। आगे अगर हम लोग देखें इसमें 69 वाले में, तो इसमें जो आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, किस वायुसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास जो हुआ था, जिसका नाम रखा गया था उदार शक्ति 2024, तो इसकी मेजबानी की थी। तो किस वायुसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम है, क्या नाम है, उदार शक्ति 2024, इसकी मेजबानी की थी साथियों? तो किसने किया था? तो रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने किया था। तो विकल्प नंबर यहाँ हमारा सी हो जाएगा, रॉयल मलेशियाई वायुसेना। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं 70 में। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है, अगस्त 2024 में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने स्पेन के मलागा का दौरा किया और स्पेनिश नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? तो साथियों आईएनएस तबर, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आईएनएस तबर ने साथियों अभी अगस्त 2024 भारतीय नौसेना का ये जहाज है आईएनएस तबर। तो इन्होंने अभी ये मलागा का दौरा किया और साथ ही साथ स्पेनिश नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी में अभ्यास में भाग भी लिया। तो ये हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग अगर 71 पे अगर देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो थोड़ा सा हम बड़ा करने की प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, तो 71 वाले में, तो यहाँ कर आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा हवाई अड्डे का खिताब दिया गया? तो साथियों अपने पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर जो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये हैदराबाद में है। तो इसी ने अभी लगातार जो है तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। तो हैदराबाद में है ये, इसे याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा,
71 का डी। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं 72 में। 72 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। तो साथियों किसने जीता है, यहाँ आपको 4 नाम दिए, राजस्थान पर्यटन, केरल पर्यटन, गोवा पर्यटन, तमिलनाडु पर्यटन। तो साथियों जो जीता है इन्हें केरल पर्यटन ने जीता है। क्या जीता है, ये पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है केरल पर्यटन ने। आगे अगर हम लोग देखें 73 में, बहुत बेहतरीन ऐसे ऐसे ही प्रश्न साथियों हमें पूछ लिए जाते हैं, आरओ एआरओ हो, पीसीएस हो, या आपका बिहार पीसीएस आने वाला है, ऐसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। अब हम लोग, क्योंकि वन लाइनर जो होता है साथियों उसमें खतरा भी रहता है और थोड़ा आसानी भी रहती है। आसान ये रहता है तुरंत हो जाता है, समय नहीं लगता है, आपने पढ़ा, आपको आ रहा है तो हो गया, नहीं आ रहा है तो आप माथा पटक लीजिए, नहीं होगा। इसमें एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लग सकता, इसलिए सरल भी माने जाते हैं और कठिन भी। तो साथियों स्पेस एक्स बहुत अच्छी एक संस्था है जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है, अपने आप में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि साथियों यह आजकल वो सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है जो दोबारा लॉन्च किया जा सकता है। तो इस तरह के ये स्पेस एक्स फेमस है। स्पेस एक्स द्वारा शुरू किया गया पहले निजी स्पेस वॉक को चिन्हित करने वाले मिशन का क्या नाम है। तो साथियों पोलारिस डॉन, विकल्प नंबर बी, स्पेस एक्स एक संस्था है साथियों। तो इन्होंने अभी जो है पोलारिस डॉन मिशन नाम की एक निजी स्पेस वॉक लॉन्च किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है, आप लोग जानते हैं, और इसमें एक मील पत्थर का साबित किया है ये। आगे अगर हम लोग देखें पोलारिस डॉन, इसको याद रखेंगे स्पेस एक्स द्वारा। और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 74 में हाल ही में भारत बायोटेक, बहुत अच्छा प्रश्न साथियों बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित। तो भारत बायोटेक द्वारा लॉन्च किया गया नया ओरल हैजा वैक्सीन का क्या नाम है। तो हैजा से रिलेटेड साथियों ये एक वैक्सीन लॉन्च किया है भारत बायोटेक्स ने, तो इसका क्या नाम है, उस वैक्सीन का नाम पूछा है। तो वैक्सीन का नाम साथियों हिलकोल है। तो विकल्प नंबर ए हिलकोल। कभी आपको उलट कर पूछ दे हिलकोल एक वैक्सीन है या किसके लिए काम करती है, किसके लिए बनाया गया है, किस बीमारी के लिए, तो आप बता देना हैजा से संबंधित है। आगे देख ले हम लोग 75 में साथियों बहुत ही गजब का सवाल फिर मिलाने वाला आ गया। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि यहाँ मिलाने वाले में क्या है साथियों, थोड़ा सा हम ऊपर कर दें तो आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इसमें 75 में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो मिलाने वाला सवाल है, एक तरफ आपको संगठन दिया है और दूसरी तरफ मुख्यालय दिया है। तो किस संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये हमें बता देना है। तो साथियों हमें जानते हैं इन्फोसिस एक ये भारत की संस्था है जो बेंगलुरु में है। ये तो हम अपने भारतीय लोग अपने भारत से परिचित अवश्य होंगे। तो इसका मतलब बी हमारा 4 पे आना चाहिए। तो देख रहे हैं हम लोग बी 4 पर केवल इसी यहीं पर है और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है यानी सब गलत हो जाएंगे, केवल हमारा ए सही होगा। हमने क्योंकि हमारा ये हम क्लियर थे, इन्फोसिस जो है ये संगठन अपना ये बेंगलुरु में है, एक आईटी संबंधित है ये। तो ये जो है अपना ये बेंगलुरु में है। तो इसका मतलब ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो साथियों यहाँ हमारा ये डी वाला है ये नासा। तो ये जो ये नासा है इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये वाशिंगटन है, अमेरिका के वाशिंगटन में ये यहाँ पर चला आएगा। और ये सी वाला जो है हमारा वो एक में चलाएगा, यूरोपीय संघ ब्रुसेल्स में है, और स्पेस एक्स ये हॉथॉर्न में है। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं, हमारा ए सेट तैयार हो रहा है यहाँ पर 75 का ए। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या कर रहा है 76 में। 76 में साथियों एक अच्छा सवाल है जनजातियों से संबंधित, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में था ये हाल ही की जाति जनगणना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हाल की जनजाति स्वायत्त मांगों के आलोक में निम्नलिखित में से किन राज्यों को भील प्रदेश के संगठन के क्षेत्रों का योगदान देने का प्रस्ताव है। साथियों अभी भील जनजाति जो है एक वो अलग से अपना भील प्रदेश मांग बहुत तेज उठा रही थी, तो उसी के मुद्दे पर ये दिया है। यह योगदान देने वाले क्षेत्रों का
ये प्रस्ताव है। तो साथियों ये जो जहां पर भील जनजाति की जनसंख्या है वहां पर थोड़ा, तो वहीं से संबंधित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो यहाँ से संबंधित है। तो यहाँ के जो भील जनजाति के लोग हैं एक अपना भील प्रदेश मांग करने के लिए बहुत पहले से मांग उठा रहे हैं, जब से तेलंगाना बना तभी से। आगे अगर हम लोग देखें तो इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित हैं भील क्षेत्र। तो 77 में अगर हम लोग इसको देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया या आरंभ किया गया, क्या किया गया साथियों, शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत में विनियमित और अनियमित दोनों वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों पर व्यापक डेटा एकत्र और संकलित करने का लक्ष्य रखती है। तो नाम में ही है साथियों, आरबीआई शुरू किया गया है। तो इसमें आरबीआई कौन सी शुरू किया गया है, इसका काम यही है कि विनियमन और दोनों वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को डेटा को एकत्र करना और उसे संकलित करने का लक्ष्य करती है। तो ये साथियों किससे संबंधित है, तो ये हमें बताना है। तो ये है फिनटेक, ये जो है ये फिनटेक रिपोजिटरी, विकल्प नंबर ये आपको बी आ जाएगा। तो फिनटेक रिपोजिटरी भारत में जो है तेजी से विकसित जो हो रहा है फिनटेक क्षेत्र, उसी को डेटाबेस बनाने की तरह से महत्वपूर्ण कदम है। तो बी वाला हमारा हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें साथियों ये 78 में, तो इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है ऑनलाइन गलत, यानी अगर कोई आप सोशल मीडिया पर गलत, भ्रामक और मतलब ऐसी वैसी कुछ उल्टी सीधी सूचना डालेंगे तो इसके लिए, तो यही इसी पर ये हमारा ये सवाल आज बना है ये। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन गलत और भ्रामक सूचना की ये वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूएन ने हाल ही में कौन सी एक पहल आरंभ की है। तो आप लोगों को मालूम है यूएन ने इन सभी घटनाओं को, गलत, भ्रामक ऐसी सूचना फैलने न पाए, क्योंकि ऐसी सूचना फैलने में देर नहीं लगती है। तो इन लोग ऐसी सूचनाओं को रोकने के लिए साथियों ये यूएन ने एक बहुत अच्छा जो है एक पहल शुरू किया है। उस पहल का नाम आपसे पूछा जा रहा है, उस पहल का क्या नाम है। तो यहाँ पर साथियों जो इस पहल का नाम है, तो यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं। एक डिजिटल ट्रूथ प्रोटोकॉल, इंटरनेट फैक्ट चेकिंग अलायंस, अलायंस कंटेंट वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये तीनों नहीं है। ये विकल्प नंबर डी है, ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। तो विकल्प नंबर यही है आपका डी वाला। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 78 का है वो डी हो जाएगा, ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। कौन शुरू किया है, यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया है कि ऑनलाइन में यानी सोशल मीडिया पर गलत, भ्रामक सूचना या ऐसी खतरनाक सूचना फैलाने पर। आगे देखें तो हमारा अगला जो यहाँ पर ये सवाल है, तो अगले इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, 79 में जो हमसे ये पूछा जा रहा है, तो एक तरह का ये हमारा जो कम्युनिकेशन से संबंधित ये सवाल है। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, अधिनियम हाल ही में अधिनियमित, मतलब अधिनियमित मतलब एक बनाया गया किस कानून का उद्देश्य औपचारिक युग के पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित करके भारत के दूरसंचार क्षेत्र के आधुनिकीकरण करना है। तो ऐसा कौन सा कानून है जो नया बनाना है, जो पुराने कानूनों को रिप्लेस करके एक नया रूप देने के लिए किया गया है, तो ये किसका है, तो यही पूछ रहे हैं। तो साथियों दूरसंचार अधिनियम 2023, विकल्प नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। दूरसंचार अधिनियम 2023 क्यों आया है, तो यही है औपनिवेशिक युग यानी पुराने जमाने के कानूनों को समाप्त करके एक नए दूरसंचार क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। तो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, तो इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेंगे तो आपको सही रहेगा। यहाँ पर तो लिखा गया है विच रिसेंटली इनेक्टेड लेजिस्लेशन एम्स टू, तो यहाँ पर ये सवाल जो लिखा गया है तो इसको आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। आगे देखें हम लोग, तो ये तो हम लोगों का हो गया 79। तो इसमें 80 वाले पे हम लोग चलते हैं अब। तो देखते हैं इसमें सवाल है, थोड़ा सा देखने में लंबा है लेकिन कोई दम नहीं है इसमें, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, भारतीय विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय जो विधायिकाएं हैं तो उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व से संबंध में ये कथन हमें दो दिया है। इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें अच्छे से जवाब देना है
इस क्वेश्चन नंबर 80 का। तो चले हम लोग देखते हैं। तो ये इसमें क्या कह रहा है, 18वीं लोकसभा के चुनावों में 797 महिला प्रतियोगियों में से 9.7 ने सीटें जीती, जो 17वीं लोकसभा चुनाव की वृद्धि को दर्शाता है। तो नहीं साथियों, सीधी सीधी बात, आपको कुछ नहीं मालूम है तो इतना जान लीजिए कि इस बार जो है, जो पिछली बार से कम महिला सांसद चुनकर आई हैं, तो यानी महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वो कम हुई है इस साल। आपको कुछ मालूम हो या न हो, इतना जान लीजिए, जो 19 वाले में चुनाव हुआ था 2019 में उसमें 78 महिलाएं थी, और इस बार जो 2024 में चुनाव हुआ है तो उसमें जो है 74 महिलाएं केवल जीत कर आए, जिसका मतलब कम हुआ, बढ़ी नहीं है, तो ये गलत हो गया। वर्तमान राज्यसभा सदस्यों महिलाओं की सदस्य संख्या 16.05 है, जो राष्ट्रीय सांसदों महिलाओं के प्रतिनिधित्व के वैश्विक औसत से अधिक है। नहीं साथियों, बहुत कम है, वो जो वैश्विक औसत से कम है, ज्यादा नहीं है। कहाँ ज्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। तो डी आपका उत्तर हो जाएगा, न तो एक सही है न तो दो, क्योंकि हमें सही पूछा है, सही बताना है, तो सही कोई भी नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा जो 80 का है साथियों, ये हो जाएगा। ये जो वैश्विक मतलब हमारे यहाँ तो इतने हैं, 16.5 है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, जबकि वैश्विक औसत लेंगे तो उसमें 26% है लगभग। तो इसलिए हम अब तो अभी बहुत पीछे हैं, तो इसलिए दोनों गलत हो गया। तो 81 वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें विज्ञापन विनिमय में भारत में विज्ञापन विनिमय में हाल के घटनाओं के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी नए विज्ञापनों के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य कर दिया है। तो क्या अनिवार्य कर दिया गया है साथियों, यही स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र जो है एक तरह का ये सूचना होता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में भारत में सभी जो मतलब नए विज्ञापन के लिए जो है एक स्वघोषणा पत्र जो है अनिवार्य कर दिया है। तो विकल्प नंबर ये आपका जो है ये बी हो जाएगा, स्वघोषणा पत्र को अनिवार्य किया है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्र में ये आता है। और अगर हम लोग यहां से देखें, अगर 82 में, तो इसमें जो हमसे सवाल किया जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के आपराधिक कानूनों को आधुनिक बनाने में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो साथियों, भारतीय न्याय संहिता, पहले इसका नाम, पुराना नाम भारतीय दंड संहिता था, तो भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लाया गया है इस बार। ये मैं पिछले वीडियो में इस बात को एक्सप्लेन किया था। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्राथमिक उद्देश्य सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है, इसको बताना है। तो साथियों, यही बताना है कि मूलभूत तत्वों को बनाए रखते हुए आपराधिक कानूनों के दायरे को आदतन यानी अपडेट और विस्तार करना। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यही है उसका, और क्या है, तो सी हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये 83 वाले में अगर देखें, तो यहाँ पर हमसे जो सवाल किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरते सुरक्षा समूहों के संदर्भ में मिनी लेटरल की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी मिनी लेटरल शब्द ये है साथियों, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये जो समूहों के संदर्भ में ये चर्चा में आया था, तो मिनी लेटरल के संदर्भ में क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि जो कुछ बहुत ही कम 2-4 देश मिलकर अपना कोई संगठन बनाकर किसी मुद्दे पर चर्चा करने लगते हैं, तो इसी को मिनी लेटरल कहा जाता है। तो यहाँ पर यही है, विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने वाले कुछ देशों को अनौपचारिक समूह। तो यही है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 84 में, तो यहाँ पर जो सवाल किया जा रहा है साथियों, अभी जानते हैं बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ शेख हसीना को लेकर, वहां जो जो चीजें जो है भी चर्चा में थी वहां पर, तो उसी संबंधित ये सवाल है। तो बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल पुथल से पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की अंतिम राजकीय यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समझौता हस्ताक्षर किए थे। आप लोग जानते हैं साथियों, मोदी जब इस बार जब चुनाव जीते मोदी जी,
तो सबसे पहले जो आने वाली थी मोदी से मिलने, यानी भारत में आने वाली थी, वही शेख हसीना जी थी। तो उस समय उन्होंने समुद्रों से संबंधित बहुत, यानी जो उन्होंने चर्चा किया वो समुद्री संसाधन, समुद्री टेक्नोलॉजी, समुद्री सहयोग, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की, यानी सब में समुद्री से लेकर सारी बातें इर्द गिर्द थी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लिखा है यहाँ वाले में कि समुद्री सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था, यानी ये भी समुद्र से संबंधित है। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब समुद्री संसाधन से, और समुद्र विज्ञान पर समझौता। तो इसी से संबंधित उन्होंने बातचीत किया था मोदी जी से। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देख लें थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो हमें पूछा जा रहा है साथियों, अभी इटली में 50वां जो है G7 शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसको भी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था। मोदी जी जब चुनाव जीते तो सबसे पहले इटली गए थे, तो लोग मोदी के समर्थक थे, चिढ़ा रहे थे कि मोदी जी चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी जी के मामा के यहाँ गए हैं सबसे पहले। तो फिलहाल ये काम नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं वो जो सोनिया गांधी जी का वहां मायका है। तो इटली में आयोजित हुआ था इस साल का 50वां G7 शिखर सम्मेलन। तो उसमें आउटरीच देश के रूप में भारत की भागीदारी को निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में मैं बताया था G7 में कितने देश हैं, तो आप लोग नहीं जानते होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें एक ऐसा टॉपिक आया था, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा एक बार। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो इटली में हुआ, तो उसी के रूप में साथियों निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो G7 शिखर सम्मेलन में साथियों ये प्रौद्योगिकी को लेकर, यानी प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण, यानी डेमोक्रेटाइजेशन जो टेक्नोलॉजी का है उस पर ध्यान दिया गया। जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज पर बात किया गया था। वैश्विक दक्षिण के लिए वकालत किया गया था। तो यहाँ व्यापार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुधार संबंधित बात नहीं की गई थी। तो यही आपका डी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुधार पर ध्यान नहीं दिया गया। तो विकल्प नंबर ये डी होगा। तो 86 में हमसे जो पूछ रहे हैं, तो देखते हैं। सवाल देखने में तो बड़ा है लेकिन कोई दम नहीं है, देखते रहिए ये कैसे धड़ाम से गिरेगा, इसमें कोई जान नहीं है, ध्यान दिए रहिएगा। आप लोग देखें भाई ये कैसे गिरता है। तो परमाणु हथियारों पर हाल ही में CIPRE ईयर बुक 2024 के निष्कर्ष के संदर्भ में कौन सा, ये साथियों एक मतलब एक रिपोर्ट आई थी, इसी में परमाणु हथियारों पर इन्होंने एक रिसर्च किया था, उसी बताया है। और कौन सा कथन हमारा गलत है उसी पर ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए हम नहीं पढ़े हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। तो आप लोग जानते हैं इस समय जैसे भी ये चर्चा में था हमारा ये, तो ये पहला आपने पढ़ा, इसमें जो लिखा है भारत परमाणु शस्त्रागार बढ़कर 172 वारहेड हो गया। वारहेड मतलब साथियों खतरनाक हथियार हो गया, जैसे परमाणु हथियार, केमिकल हथियार ये हो जाते हैं, तो उसी को वारहेड बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। तो भारत का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर 172 वारहेड हो गया है, जिससे उसे पाकिस्तान पर 2 वारहेड की बढ़त मिली है। तो ये बात सही है, मान लीजिए हमें नहीं मालूम है तो इसको हम छोड़ देते हैं, दूसरे पर आ जाते हैं। तो दुनिया भर में परिचालन परमाणु वारहेड की संख्या में सालाना कमी आई है, जो तनाव में कमी को दर्शाता है। कितना आपसे झूठ बोल रहा है, आप लोग अगर थोड़ा सा इसको पढ़ें। साथियों कह रहा है कि जो वारहेड यानी परमाणु हथियारों में कमी आ रही है और विभिन्न देशों के बीच तनाव है उसमें भी कमी आ रही है। तो जस्ट उल्टा कहा साथियों, हर देश अपने आप को मजबूत करने पर, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए परमाणु हथियार, विभिन्न प्रकार के हथियारों को इकट्ठा कर रहा है, और एक एक कर रहा है तो उसके पड़ोसी में तनाव आ जा रहा है। तो दोनों हथियार खरीद रहे हैं, दोनों हथियार लेकर खड़े हैं, डटे हुए हैं, हम मार देंगे, वो कह रहे हैं हम मार देंगे, तो तनाव बढ़ रहा है। तो इसमें जस्ट उल्टा बात किया है, तो ये गलत हो गया। तो दुनिया भर में परमाणु वारहेड की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसके कारण तनाव भी बढ़ रहा है। तो ये बात आपसे झूठ बोल दिया इन्होंने, गलत हो गया। तो जहां 2 है तो कह रहा है कौन सा गलत है, तो संजोग से कुल एक ही कथन पर दिया है, तो 2 गलत है, बी। विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, यानी पहला भी सही है हमारा, तीसरा भी सही है। तो गलत हमसे पूछा, गलत दूसरा है, तो उत्तर आपका ये केवल दूसरा वाला कथन गलत होगा, तो उत्तर बी हो जाएगा। तो ये भी सही है, रूस अमेरिका दोनों परमाणु बलों के बारे में पारदर्शी कमी हुई है। आगे देखें हम लोग, देखें यहां पर साथियों फैक्चुअल सवाल हैं, देख ले रहे हैं हम जल्दी जल्दी। ये चौखंडी स्तूप
निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आप लोग जानते हैं साथियों, अशोक ने जो वाराणसी के सारनाथ में जो दो मतलब स्तूप बनवाए थे, एक चौखंडी स्तूप साथियों, इसको तो आप लोग जानते हैं चौखंडी स्तूप, और उसके बाद साथियों जो अगला जो है एक स्तूप था, उसके बारे में भी आप लोगों ने जाना होगा, पढ़ा होगा। सारनाथ में दो स्तूप बनाए, चौखंडी स्तूप और धर्मराजिका स्तूप। तो चौखंडी स्तूप आकार में एक अष्टकोणी है, तो मैंने पहले बता दिया सारनाथ में है, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है, तो यही हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। आगे देख लें हम फटाफट। ये साथियों कला से संबंधित सवाल है, रोमी कलम कह रहे हैं, रोमी कलम निम्नलिखित में से किस स्थान की आधुनिक कला है? तो साथियों आधुनिक कला की चित्रकला है, चित्रकला शैली है। तो साथियों ये अपने राजधानी लखनऊ की, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ये लखनऊ की आधुनिक कला की चित्रकला है रोमी कलम, विकल्प नंबर ये ए हो जाएगा हमारा 88 का ए। आगे अगर हम लोग देखें, गजब गजब के सवाल आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर साथियों हमें मैचिंग वाला फिर से सवाल मिल गए हैं हमें देखने को। एक तरफ हमें दे दिया है उत्तर प्रदेश के मेले, और दूसरी तरफ दिया है वो कहाँ लगते हैं, वो दिया है। तो साथियों हमें बहुत ही अच्छे से मालूम है, हम आसानी से जो पहले हमें सबसे ज्यादा क्लियर हो उसी को मिला दे, उसके बाद एलिमिनेट करें, तो देखेंगे हमारा काम बन जाएगा, कम ही जानकारी में हम उत्तर को निकाल लेंगे। तो देखें यहाँ पर साथियों, एक चीज हमें मालूम है, ध्रुपद मेला साथियों, क्योंकि मैं उसी बगल का हूं, मुझे मालूम है, मेरा जो गृह जनपद है वो जौनपुर है, जौनपुर के जस्ट बगल में ही वाराणसी है, तो ये वाराणसी में लगता है, तो इससे मैं बहुत अच्छा से परिचित हूँ। ध्रुपद मेला यानी ए वाला 4 पे आ गया, तो ए वाला 4 पे कहां पर है? तो देख रहे हैं केवल डी में है ए 4 पर, और बाकी कहीं नहीं है, तो सबको काट दीजिए, कोई उत्तर नहीं, डी हो जाएगा। हमने उत्तर मिल गया। बाकी ये तीनों हमें आते हैं कि नहीं आते हैं, ये हमें पेपर वाला नहीं समझेगा, हमारा उत्तर मिल गया, उसको उत्तर से मतलब है, लेकिन हमारा बताने का काम है। तो ये जो सोरों का मेला लगता है साथियों, सोरों का मेला कासगंज में लगता है, तो ये कासगंज हो गया। देवी पाटन का मेला तो आप लोग जानते हैं, ये देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, ये बलरामपुर, और एक बचा है तो इसका रास्ता यही है। हो गया सारा काम। आगे देखें, 90 का हम लोग देख लें अगर, तो इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है? बघेली, बघेली उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो साथियों कितना लल्लू टाइप का प्रश्न, आलू लालू टाइप का प्रश्न दे दिया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, इतना भी आलू लालू नहीं है। तो सोचो जरा, आपको 4 नाम दिए गए, बघेली बोल रहा है, तो बघेली आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे हम बना दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो बिहार के आसपास से सटे हुए पूर्वांचल, जैसे हमारा जौनपुर, बनारस, आजमगढ़, ये सब वहां भोजपुरी बोली जाती है। इसके पीछे आएंगे इलाहाबाद, प्रतापगढ़ के आसपास, यहाँ आपको जो है यह जो है बघेली वगैरह मिल जाएंगी बोलने के लिए, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर बघेली मिल जाएगी, यहाँ पर तो भोजपुरी है, इसके पीछे आएंगे तो और जो है बुंदेलखंडी वगैरह मिलेगी, तो ऐसे ऐसे बना है। तो बघेली कह रहा है, तो वाराणसी, बलिया ये तो पूर्वांचल के हैं, यहाँ तो भोजपुरी बोली जाती है, यहाँ तो ये नहीं होंगे। तो कह रहा है किस क्षेत्र में बोली जाती है बघेली। तो थोड़ा सा हम इसको करें क्योंकि कथनी वाला सवाल है। तो अब देखें कितना आसानी से हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, देखें वाराणसी को एलिमिनेट कर दीजिए, बलिया को, यानी ये सब हमारे विकल्प में कह रहे हैं सही कौन सा है, तो यानी बघेली उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसको सही उत्तर देना है। तो यानी 3 और 4 नहीं होनी चाहिए, वाराणसी में बघेली नहीं बोली जाती है, बलिया में नहीं, यहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है इन दोनों जगह पर। तो इन दोनों जहां 3 और 4 होगा उसे काट दीजिए, वो आपका उत्तर नहीं होगा, तो काटिए जहां 3 और 4 है, यहाँ 3 4 है, यहाँ 3 4 है, यहाँ 3 बैठा है, तो आपका उत्तर ए हो गया। केवल सोनभद्र और प्रयागराज में बघेली बोली जाती है, तो उत्तर निकल गया एलिमिनेशन के माध्यम से। तो आगे देखें, तो हमारा ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ ए में, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो साथियों शिव प्रसाद जी को सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो विकल्प नंबर ये हमारा जो डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। तो आगे चले हम लोग, ये हमारा शेव 92 में, इसमें साथियों क्या पूछ रहे हैं? सूफी संत, सूफी संत हाजी
वारिस अली शाह के सम्मान में, किसके सम्मान में साथियों? हाजी वारिस अली शाह के सम्मान में बाराबंकी जिले में कौन सा मेला लगता है? तो साथियों बाराबंकी में जिले में कौन सा मेला लगता है, तो वो आप लोग परिचित होंगे, अगर उसके आसपास से होंगे या पढ़े भी होंगे तो ये देवा मेला, देवा शरीफ कुछ लोग बोल देते हैं, देवा मेला, ये कहाँ लगता है? ये बाराबंकी में लगता है। तो विकल्प नंबर ये ए हो जाएगा। और देवी पाटन अगर आ जाए तो देवा नहीं, देवा अलग है, देवी पाटन आ जाए तो बलरामपुर में। तो यहाँ 92 का हमारा ए हो जाएगा, ये देवा। आगे देखें हम लोग 93 में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवध पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं है? तो कौन सा स्थान अवध पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं है? तो साथियों यहाँ पर तो ये भी लखनऊ शामिल है, देवा शरीफ शामिल है, अयोध्या शामिल है, ये कानपुर शामिल नहीं है। तो विकल्प नंबर बी, यह अवध पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं है। आगे देखें अगर हम लोग 94 में, सिंपल सा प्रश्न एकदम साथियों, भारतेंदु नाट्य अकेडमी से सवाल है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी साथियों जो है, जिसे नाट्य कला एकेडमी भी कहा जाता है, भारतेंदु नाट्य कला एकेडमी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये कहाँ है? लखनऊ में है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 95 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, एक तरफ हमें नृत्य दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है, यहाँ पर यानी नृत्य दे दिया है, वहां पर क्षेत्र, और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मिस मैच है, उसके बारे में हमें बताना है। तो साथियों ये जो जोगिनी दे दिया है, ये जोगिनी नृत्य जो है, ये कह रहे हैं अवध से है। तो जोगिनी नृत्य कहाँ से है साथियों? ये अवध से है। तो बिल्कुल सही, ये वाला तो सही है, लेकिन हमें गलत को बताना है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो जो गलत होगा उसे बताना। ये तो सही हो गया, ये तो उत्तर नहीं होगा। लठमार नृत्य ब्रज में होता है, लठमार नृत्य जो होता है साथियों, यह जो है बुंदेलखंड में होता है, तो ब्रज में नहीं होता है। यह कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। तो ये तो गलत हो गया, तो यही हमारा उत्तर होगा, बुंदेलखंड में लठमार नृत्य होता है। तो यहाँ, और कर्मा तो मिर्जापुर और धुरिया बुंदेलखंड। आगे देखें 96 में क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा से लगते हैं? बहुत गजब का सवाल, एकदम कंसेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं पहले बता दूं, उत्तर प्रदेश के 7 जिला जो है नेपाल से लगते हैं। ऐसे मान लीजिए ये नेपाल का ये बॉर्डर है, तो यहाँ पर साथियों एक आपको पीलीभीत जिला मिलेगा। पीलीभीत एक ऐसा जिला मिलेगा जो नेपाल से भी लगता है, जिसकी सीमा साथियों, जिसकी सीमा, पीलीभीत की सीमा जो है, ये आपको नेपाल से भी लगेगा और उत्तराखंड से भी लगेगा। एक तो ये हो गया, और ये पूर्वी, ये नेपाल के पूर्वी बॉर्डर पर यहाँ पर एक आपको महाराजगंज जिला मिलेगा। ये महाराजगंज एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है और बिहार से भी लगती है। बहुत खूबसूरत जिला है महाराजगंज। और तो दो तो ऐसे ही आपको याद हो गया। अब जो है यहाँ तो आप लोगों ने पीलीभीत जान लिया, अब इसके बाद आएगा ये लखीमपुर खीरी, यहाँ पर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, और यहाँ पर महाराजगंज। तो हो ही गया, 7 जिले हो गए। तो हमने गजब का बताया आपको, भूलेगा नहीं आपको। अब इससे साथ और कई सारे कंसेप्ट आपको याद हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पर कौन कौन से, पीलीभीत है, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती सब है, डी हो जाएगा आपका उत्तर। आगे चले हम लोग देख लें 97 में। तो देखते हैं साथियों, ऐसे जब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पर, तो आप लोग प्लीज वीडियो का अपनी क्वालिटी बढ़ा लिया करिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं कर दूं, आपको पता हो गया कथन कारण वाले सवाल हैं, तो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, आपको सुविधा हो जाएगी। तो एक तरफ हमें कथन दे दिया है और दूसरी तरफ कारण दे दिया है। तो कथन करा है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में छोटी धारा और नदियां गायब होकर भूमिगत हो जाती है। साथ ही भाबर का मतलब यहाँ कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर जब नदियां आती हैं तो इसके नीचे से बह जाती हैं, लगता है कि नदी गायब हो गई, आगे चलकर मैदानी भाग में फिर वो निकल जाती है। तो यही होता है। तो यस, ये बात सही है कथन का। हिमालय क्षेत्र के तराई में तलछटी जमा क्षेत्र की छिद्रता बहुत अधिक है उसमें, क्योंकि ये जो पत्थर हैं तो यहाँ पर स्पेस होता है, इन्हीं के बीच से पानी बह जाता है। तो ये दोनों बातें सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं।
और R1 का सही स्पष्टीकरण यानी व्याख्या भी कर रहा है। तो ये हो गया हमारा। आगे देखें हम लोग अगर 98 में, तो 98 वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के साथियों शिक्षा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस प्राथमिक सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती थी। इतना आपको बता दिया, ये सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती है, इतना आपको हिंट दे दिया मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो साथियों जान लीजिए, ये 2022 में आई थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। क्यों आई थी? क्योंकि जो अमीर गरीब बच्चे होते हैं, अमीर बच्चा कोचिंग कर रहा है, गरीब नहीं कर पा रहा है, तो इस गैप को पाटने के लिए आया था, यूपी सरकार लेकर आई थी। यानी ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटना। तो यहाँ कोचिंग देखकर इसको मत लगा देना कि निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाना, तो कोचिंग नाम देखकर इस पे नहीं चले जाएगा। यहाँ कोचिंग नहीं दिया है, लेकिन उसका अर्थ यही निकल रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए ये जो आर्थिक अंतर है इसको पाटना, कि गरीब नहीं कर पा रहा है, अमीर कर ले रहा है, तो इस अंतर को पाटने के लिए आई थी। आगे देखें हम लोग, तो देखें 99 में हाल ही में खुदरा, इसका इंग्लिश में खुदरा निवेशक, इंग्लिश में जिसे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, तो फुटकर निवेशक। तो खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है। तो नाम ही है साथियों, नाम में ही रिटेल लगा हुआ है। अगर आप लोग समझ रहे हो खुदरा को इंग्लिश में रिटेल कहते हैं, तो यही है विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका काम। निकल पड़िए आप लोग आगे। तो निम्नलिखित में से कौन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 द्वारा मापा जाने वाला प्रमुख आयाम नहीं है। तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 द्वारा मापा जाने वाला, आप लोग जानते हैं विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस सूचकांक को जारी करती है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। तो किस आधार को बना, किस आधार को, मतलब किस फैक्ट को, किस मतलब तथ्य को वो आधार बनाती है इस रिपोर्ट को निकालने में। तो आर्थिक भागीदारी अवसर को बनाती है, शैक्षणिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और अस्तित्व। सांस्कृतिक इसमें नहीं रहता है साथियों। यहाँ लैंगिक अंतराल का रिपोर्ट बना है, तो इसमें सांस्कृतिक उसमें मैटर को नहीं देखा जाता है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक समानता को इसमें नहीं रखा जाता है। तो विकल्प नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखें 101 में निम्नलिखित में से किसे विश्व आर्थिक मंच की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वही मैंने बताया जो अभी ये जो इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है, कई सारी रिपोर्ट। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जारी, ये इसके स्थापना का श्रेय दिया है क्लास श्वाब को। तो विकल्प नंबर ए जो है इन्हीं को दिया जाता है, क्लास श्वाब को। 1971 में इन्होंने एक एनजीओ के रूप में इसे स्टार्ट किया था, 1971 में। आगे देखें 102 में, तो इसमें क्या है, आधुनिक पोलो के प्राचीन अग्रदूत संगोल कांगजेई का जन्म। आधुनिक पोलो, पोलो एक गेम है साथियों, उसके प्राचीन अग्रदूत संगोल कांगजेई का जन्म स्थान कौन सा भारतीय राज्य है। तो किस भारतीय राज्य में ये जन्मे थे। तो ये जन्मे थे साथियों मणिपुर में, नाम से ही इनको लग रहा है ऐसा ये साउथ ईस्ट के होंगे। तो विकल्प नंबर बी, सांगोल कांजगोई पोलो की एक प्राचीन रूप है जिसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। आगे देखें हम लोग 103 में देखें साथियों हमसे क्या अच्छा पूछा जा रहा है। यहाँ गजब का सवाल है, मैचिंग वाला फिर है हमारे सामने। तो देखें यहाँ पर साथियों एक तरफ हमें दिया है घोड़ा टट्टू नस्ल और दूसरी तरफ दिया है संबंधित राज्य। तो दिया है हमें मिलाना है, ये जो है टट्टू नस्ल और संबंधित राज्य, इसको हमें मिलाकर बताना है कौन सा है हमारा, कौन सा बन रहा है। तो देखें हम, तो देसी घोड़े और टट्टू नस्ल अपने मूल क्षेत्रों में निकटता से जुड़े हुए हैं। तो ये कठियावाड़ी जो है ये हमारा तो आ जाना चाहिए, ये गुजरात से संबंधित है, ये तो गुजरात से, इतना तो कंफर्म है। यानी अब हम पता पर लग गया हमें, ये तो नहीं होगा,
और ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से क्यों होगा, क्योंकि A4 पर इन्हीं दोनों के पास है। और मारवाड़ी जो है हमारा साथियों, ये मारवाड़ी जो है हमारा जो है ये राजस्थान में चला जाएगा। यस, ये मारवाड़ी राजस्थान पे जाएगा और ये हो गया। और यहाँ स्पीति से तो नाम में ही लग रहा है, ये हिमाचल प्रदेश, और जांसकरी जम्मू कश्मीर। यस, ए पे बन रहा है हमारा, ए सेट तैयार होगा। यस, आगे देखें हम लोग। तो आगे हमारा क्या पूछा जा रहा है, रस्सिका टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। रस्सिका टाइगर रिजर्व साथियों ये राजस्थान में है, तो इसी के संबंध में आपको 4 कथन दे दिया है, कह रहा है कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है उसी को बताना है सही के रूप में, तो जो गलत है उसी को आपको अच्छे से बताना है। तो चले हम लोग 104 का देखते हैं क्या कहा जा रहा है साथियों। तो कौन सा गलत है, तो राजस्थान के जयपुर जिले में भीतरी अरावली पहाड़ियों में स्थित है। तो साथियों यह राजस्थान के अलवर जिले में है, जयपुर में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। तो यानी जो गलत है वही हमारा उत्तर होना चाहिए, यानी आंसर में एक होना चाहिए। तो जिसमें एक नहीं होगा वो गलत हो जाएगा, इसमें एक नहीं है, इसमें एक नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि गलत पूछा है। गलत एक है हमारा, क्योंकि अलवर की जगह जयपुर जगह पर अलवर जगह जयपुर दे दिया, तो इसलिए एक हमारा ये उत्तर में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि गलत पूछा है। तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, यह लगभग 808 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यस, ये तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं, इसे शुरू में 1955 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में शुरू किया गया था। यस, बिल्कुल सही है। तो जो सही है वो उत्तर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गलत पूछे हैं। रिजर्व एशियाई शेर और हिम तेंदुए सहित विभिन्न प्रजातियों का घर है। तो साथियों यहाँ पर भी कुछ दाल में काला लग रहा है, यह विभिन्न वन जीवों का घर है, किसी एक का नहीं, विभिन्न वन जीवों का घर है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यानी 1 और 4 गलत है, 1 ही 4 हमारा उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग 5वां में। तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 में जो मनाया गया साथियों, इसकी जो है थीम क्या है, इसकी विषय क्या है। तो इसका विषय की बात किया जा रहा है। इसका विषय की क्या बात है साथियों, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 के लिए योजना का हिस्सा बने, इसकी जो है यही है विषय। विकल्प नंबर ये बी है। तो आगे चलते हम लोग देखते हैं 106 में, हाल ही में किस भारतीय राज्य में नई पादप प्रजाति एम्बलिका चक्रवर्ती की खोज की गई। तो एक नई प्रजाति है साथियों जिसका नाम एम्बलिका चक्रवर्ती, इसकी खोज की गई है। किस राज्य में खोज की गई, नाम तो कुछ आदमी जैसा इसका लग रहा है, तो किस राज्य में ये खोज किया गया, तो साथियों यह केरल में खोज किया गया है। तो केरल में एक साथियों एडाम लायर वन है, जंगल है, वहीं पर यह खोज किया गया है, एम्बलिका चक्रवर्ती की खोज। आगे देखें 7वां में, नासा पृथ्वी के ध्रुवीय ऊर्जा संतुलन का अध्ययन करने के लिए अपने नवीनतम मिशन में कौन सा नई तकनीक का प्रयोग कर रहा है। तो साथियों कौन सा नासा पृथ्वी के ध्रुवीय ऊर्जा संतुलन का अध्ययन करने के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ की लिखा है क्यूबसैट, मौसमी गुब्बारे, भूस्थिर उपग्रह, अंडर वाटर ड्रोन। तो कौन सा कर रहा है साथियों, तो ये क्यूबसैट कर रहा है। तो ये विकल्प नंबर आपका 107 का ए हो जाएगा। तो क्यूबसैट अब मतलब क्या होता है, जैसे छोटे आकार के, और मतलब इसमें जो इंफ्रारेड विकिरण संबंधित होता है ये, तो वो ही जाएगा, उसी से वो रिसर्च करेगा अपना ये क्यूबसैट। आगे देखें 108 में, हाल ही में कौन सी मौसम संबंधित घटना केन्या के लिए पहली बार हुई जिसमें इसे और तंजानिया यानी केन्या और तंजानिया दोनों को प्रभावित किया। यानी ऐसी घटना हुई है, केन्या के लिए पहली बार हुई है, और केन्या को भी प्रभावित किया और उसके साथ साथ तंजानिया को भी प्रभावित किया। तो ऐसी कौन सी घटना रही थी, तो साथियों चक्रवात हिदायत जो है केन्या में तो प्रभावित किया ही किया पहली बार, और तंजानिया को भी प्रभावित किया। विकल्प नंबर डी चक्रवात हिदायत। आगे देखें, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित किस डेंगू वैक्सीन को 6 से 16 वर्ष की एज के बच्चों के लिए
उच्च संस्करण क्षेत्र में उपयोग के लिए मान्यता दी गई है। तो किसमें मान्यता दी गई है साथियों? TAK003। तो ये एक तरह का ये वैक्सीन है डेंगू से संबंधित, 6 से 16 वर्ष के एज के बच्चों के लिए उच्च संचरण क्षेत्रों में उपयोग की मान्यता दी गई है। TAK003 वैक्सीन। 110 में पृथ्वी के आकार का कौन सा खोजा गया बाह्य उपग्रह जो लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है और उसकी सतह का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पाया गया है? तो ऐसा कौन है साथियों पृथ्वी के आकार का खोजा गया एक बाह्य उपग्रह यानी एक्सोप्लैनेट? तो ये भी बहुत चर्चा में था, ग्लिस्पे 12b बहुत ज्यादा चर्चा में था। अभी दृष्टि में मेंटरशिप का एग्जाम था, तो उस दृष्टि के मेंटरशिप का एग्जाम जो पीसीएस वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखें 11 का हमारा जो है क्या है इसमें, अर्थ केयर मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अर्थ केयर मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसमें जो है वायुमंडल में जो है ये इस तरह वायुमंडल से संबंधित है ये अर्थ केयर प्राथमिक उद्देश्य। पृथ्वी के आप लोग जानते हैं जो उसमें तमाम प्रकार के विकिरण होते हैं, उसमें एरोसॉल वगैरह बादल इन सब की मतलब संबंधित है। एक तरह से वायुमंडल के विभिन्न जो विकिरण है उनसे संबंधित है। तो जलवायु पर इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, इसको निगरानी करना। विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, अर्थ केयर। नाम में ही है अर्थ केयर, तो अर्थ का केयर करना। 12 में भारतीय वायुसेना और अन्य देशों की वायुसेनाओं की भागीदारी के साथ अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो कहां आयोजित किया गया था दूसरा संस्करण साथियों? तो ये अलास्का में आयोजित किया गया। विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा हमारा, अभ्यास रेड फ्लैग 2024। ये जून में जो हुआ था 2024 में अलास्का में वायुसेना के इल्सन जो है वायु बेस पर ये आयोजित किया गया था ये। आगे देखें हम लोग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में राज्य उत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त कौन सा 7 दिवसीय वार्षिक लोक उत्सव तिरुपति की ग्राम देवी को समर्पित किया गया है? तो कौन सा किया गया है साथियों? गंगा जत्रा। विकल्प नंबर इसी हो जाएगा, गंगा जत्रा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण लोक उत्सव है, जिसे हाल ही में राज्य सरकार के रूप में इसे मनाया गया, एक तरह की मान्यता भी मिली है। आगे देखें 14 में हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 यानी 99वां सदस्य बन गया है? तो यूरोपीय देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 99वां सदस्य बन गया है। तो साथियों ये बन गया है कौन सा? स्पेन। विकल्प नंबर बी, स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये जो है 99वां सदस्य बन गया। आगे देखें तो इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, हाल ही में आयोजित KAZA शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो KAZA काजा शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है? तो जो सही है उसको हमें बताना है, कौन सा हमारा कथन सही है। तो चले हम लोग बताते हैं, देखते हैं। तो शिखर सम्मेलन लिविंगस्टोन जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। तो साथियों ये पहली बार ही गलत हो गया, तो जाम्बिया में आयोजित किया गया, जिम्बाब्वे में नहीं। तो विकल्प नंबर ये, जाम्बिया अलग होता है, जिम्बाब्वे अलग होता है, तो जाम्बिया, ये जाम्बिया। तो याद रखें, आप लोग सुने होंगे इसको जाम्बिया के बारे में। तो ये जाम्बिया में आयोजित किया गया था, तो इसलिए यह गलत हुआ। काजा सदस्य देशों में जेनेवा स्विट्जरलैंड में आगामी CIETS COP20 में हाथी दांत व्यापार पर प्रतिबंध रखने के लिए तर्क प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। तो साथियों ये नहीं, इसमें साथियों शिखर सम्मेलन का जो मतलब जो एक तरह का है, मतलब ये COP20 की बात इसमें किया जा रहा है।
तो हाथी दांत पर व्यापार प्रतिबंध जो है को हटाने के लिए बहस करने का फैसला किया गया था, इसे बनाए रखने के लिए नहीं। तो मतलब बहस का हटाने के लिए एक तरह से था। तो इस तरह से प्रतिबंध बनाए रखने के लिए नहीं, प्रतिबंध करने के लिए था। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा जो है 115 का डी हो जाएगा, दोनों गलत है। आगे देखें हम लोग 16 में, अगर तो 16 में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में चंद्रमा मिशन चंद्रमा के सुदूर भाग की खोज करने से अज्ञात क्षेत्रों के नमूने एकत्र करने में एक मील का पत्थर है। तो ऐसा कौन सा चंद्र मिशन है साथियों जो सुदूर भाग यानी सबसे दूर भाग वाले क्षेत्रों की खोज करने से पहले अज्ञात क्षेत्रों के नमूनों को एकत्र करने में मील का पत्थर है, मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो वो कौन सा है, तो वो इसी का नाम हमें बताना है, वो कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर आर्टेमिस 3, चंद्रयान 3, चाई इंग 6, तो यही है चाई इंग 6, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यही है। तो आगे देखें हम लोग, हाल ही में किस देश ने 2003 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली? ऐसा कौन सा देश है 2003 में अपनी स्थापना के बाद से पहली बार कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? तो श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, वो कौन सा है? तो साथियों ये कोलंबो प्रक्रिया में जो संभाली है तो भारत ने, तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, भारत ने। तो आगे देखें, ये क्या हमें कह रहे हैं 1980, यहाँ थोड़ा सा और हम बड़ा इसको कर लें, 1980 के दशक के 1980 के दशक में पूर्वी बर्लिन पर 1980 के दशक में पूर्वी बर्लिन पर स्थापित किस उपन्यास ने हाल ही में 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ऐसा कौन सा पुरस्कार है साथियों, मतलब ऐसा कौन सा उपन्यास है जो 1980 के दशक में पूर्वी बर्लिन पर स्थापित एक उपन्यास लिखा गया और वो अभी बुकर पुरस्कार जीता है? तो उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम है कैरोस। इसके लेखक जेनी एपेनबेक हैं, ये उपन्यास है और इसका अनुवाद जो है माइकल हॉफमैन ने किया। ये कैरोस ने इसका जीता है पुरस्कार। विश्व तंबाकू निदेश मतलब मनाही दिवस यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के संदर्भ में हमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। दो कथन दिया गया है और हमें सही उत्तर बताने हैं यहाँ। तो देखें दोनों कथनों का हम जब पढ़ेंगे तो हमारा उत्तर अपने आप निकल कर आएगा। तो चले हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, क्या है। तो 2024 का विषय बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। जी यही है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यही है हमारा। तो ये तो हो गया पहला कथन, ये बिल्कुल सही है, इसका विषय यही है। और पश्चिम बंगाल राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को 2024 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस में पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया है। तो साथियों ये भी गलत है क्योंकि तंबाकू निषेध का विषय वास्तव में बच्चों को तंबाकू उद्योग से हस्तक्षेप करने बचाने पर केंद्रित है। ये तो है जो युवाओं को जो है हानिकारक से बचाएगा। तो 2024 में साथियों इसके जो है ये तो साथियों यहाँ हमारा 119 वाले में एक मिनट। तो साथियों 119 वाले में यहाँ तंबाकू निषेध दिवस यानी तंबाकू मनाही दिवस 2024 में जो मनाया गया उसके संबंध में दो कथन दे दिए गए हैं और कह रहे हैं जो कथन सही है दोनों कथनों को पढ़ लीजिए, जो सही है तो उसे सही उत्तर दे देना है हमें। तो देखें पहला वाला साथियों यहाँ 2024 का जो तंबाकू दिवस मनाया गया है साथियों, वो जो है उसमें उसका विषय यही था कि बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। जी ये वाला कथन तो सही है। अगर हम दूसरा पढ़ते हैं तो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल को जो है राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ 2024 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों ये पश्चिम बंगाल को नहीं, ओडिशा को सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग ओडिशा को। तो ये गलत हो गया दूसरा। तो उत्तर आपका जो होना चाहिए तो केवल एक सही है। सही पूछे हैं तो केवल एक सही है। आगे देखें तो हाल ही में शांति स्थापना में असाधारण सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों मेजर राधिका सेन को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? शांति में इन्होंने शांति स्थापना में बहुत ही असाधारण सेवा में के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इसके लिए इनको मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? मेजर राधिका सेन को। आगे देखें हम लोग 21 में। तो साथियों अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। एक बार ये क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, मैं आपको बताया था। ये कोया जनजाति से संबंधित सवाल था। तो कोया जनजाति एक महुआ से शराब बनाने वाली जनजाति है। इनका बनाया हुआ शराब पीकर बहुत सारे लोग मर गए थे, तो इसलिए चर्चा में आया था। इसको इनको बैन कर दिया गया था। तो ये जनजाति लोग अपना एक तरह का जो है अपना विरोध प्रदर्शन वहां पर किए थे। तो उसी से संबंधित सवाल है। तो कोया जनजाति द्वारा सामना किए जाने वाले सांस्कृतिक संरक्षण के और कानूनी प्रवर्तन के मध्य जो संघर्ष सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। क्या दर्शाता है यहाँ पर? तो आधुनिक कृषि प्रथाओं के लिए नहीं, मैंने पहले बताया था महुआ शराब देख रहे हैं यहाँ पर, यही है। तो विकल्प नंबर ये बी है। आगे देखें हम लोग 22 में। अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो लिखा है क्या है, 2024 में नवगठित बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई साथियों? ये बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस 2024 की ये बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? उस प्लेस का नाम टोक्यो, ब्रुसेल्स, सैन डिएगो या नई दिल्ली। तो साथियों सैन डिएगो में, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा। तो सैन डिएगो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में है। वो ट्रम्प जो बाइडेन वाला जो है यूएसए वहां। 23 में देखें, 23 में क्या पूछ रहे हैं हम लोग? मिलाने वाला सवाल है, थोड़ा सा हम बड़ा करके मिलाएं। 23 नंबर सवाल है, हम लोग देख ही रहे हैं। तो एक तरफ हमें झील दे दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान है। तो हमें मिलाकर बता देना है कि कौन सा सेट हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। तो चले हम लोग मिलाना शुरू करें। ये रामगढ़ झील साथियों, यहाँ पर जो है रामगढ़ झील कहाँ है साथियों? यह गोरखपुर में है। तो ये कहाँ? गोरखपुर यहाँ है। तो ये यानी ए वाला हमारा 2 पर रहना चाहिए। तो एक ही जगह केवल ए 2 पर है। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा उत्तर ये होगा। देखो हमने पता पा लिया। अब बाकी 3 को हमें पता है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, फिर भी हम मिला दे रहे हैं। मिलाने में क्या ज्यादा? कीठम झील आगरा में है, तो ये आगरा में है। बेला सागर झील साथियों महोबा में है, जो बुंदेलखंड के साइड है। बखिरा झील संत कबीर नगर में। आगे चले तो 24 में जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में, आप लोग जानते हैं भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग यही है, जलोढ़ मिट्टी, जो हर साल बाढ़ के साथ ये नई मिट्टी नई हो जाती है और उपजाऊ भी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ नहीं पर ध्यान दीजिए। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग समूह है। तो भारत का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। ये पूरे भारत का ओवरऑल लेंगे तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का भी यही हो जाएगा। तो लेकिन हमसे गलत पूछा, ये तो सही है अपने आप में, लेकिन यह उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है। भांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है, यस। खादर नया होता है और भांगर पुराना होता है, ये भी गलत हो गया। अपने आप में तो सही है लेकिन गलत हो गया है क्योंकि उत्तर ये नहीं होगा ना। तो युवा जलोढ़ मिट्टी खादर है, यस, ये भी पहले मैंने बताया। ये जो जलोढ़ मिट्टी युवा ये खादर होती है क्योंकि उपजाऊ ज्यादा होती है, तो ये भी सही है। लेकिन उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि गलत बताना है। ये तीनों जब नहीं है इसका मतलब उत्तर यही होगा। हमें ये पता है कि या नहीं है, लेकिन उत्तर यही होगा। तो यह ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होती है। नहीं साथियों, इसमें यही सब चीज की कमी पाई जाती है, भरपूर नहीं होती है, इसलिए यह गलत हो गया। तो देखें हम लोग 25 में क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ हमें मिट्टी दे दिया है, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं तो आपको अच्छा सा दिखाई देगा। आप लोग जाने गए 25 नंबर का है तो उसको दिखाने से कोई मतलब नहीं।
तो एक तरफ यहाँ मिट्टी का वर्ग है, दूसरी तरफ स्थानीय मिट्टी का नाम है। तो जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, तो उसका एक लोकल नाम दे दिया गया है। तो लोकल नाम से हमें मिला देना है, हाँ इसका लोकल नाम से क्या मैच खा रहा है। तो जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ ही है, इसका तो यही होगा। तो इसका मतलब हमें पता लग गया, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी डी नहीं हो सकता। अब चले हम लोग और आगे थोड़ा सा बढ़ जाएं। खादर क्या होती है? दोमट मिट्टी होती है। एक तरह का ये हो जाएगा हमारा, ये दोमट में चला आएगा। लाल मिट्टी में ये परुआ इधर, और काली मिट्टी जानते हैं रेगुर, जो स्वतः जुताई वाली मिट्टी कही जाती है। तो इस हिसाब से हमारा कौन बन रहा है? डी वाला 4 पर, डी वाला 4 पर और सी वाला 2 पर। तो बी हमारा उत्तर होगा, ये बी वाला। आगे देखें 26 में। जो 26 में जो हमसे कह रहा है, किस संगठन ने वैश्विक मृदा भागीदारी के 12वें पूर्ण सत्र की मेजबानी किया है? तो ऐसा कौन सा संगठन है वैश्विक मृदा भागीदारी के 12वें सत्र की मेजबानी किया है? तो किसने किया है? खाद्य और कृषि संगठन ने किया है। विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा आपका, कृषि और खाद्य संगठन ने। आगे देखें तो हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा यूरोपीय हरित समझौते के भाग के स्वरूप में स्वीकार किया गया विधायी उपाय अपनी भूमि और समुद्री क्षेत्रों की ये परिस्थिति तंत्र की बहाली के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। तो क्या निर्धारित करता है साथियों, इसको बताना है हमें। तो यूरोपीय जलवायु कानून ये तो नहीं है। प्रकृति बहाली है जैव विविधता रणनीति 2030, तो ये भी यही है, प्रकृति बहाली योजना बी। तो यही है विकल्प नंबर आपका यहाँ, ये प्रकृति बहाली योजना बी हो जाएगा। अपनी तरह का ये पहला व्यापक कानून है जिसे यूरोपीय एक ग्रीन डील की तरह मंजूरी दिया गया है इसे। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये 28 वाले में, तो कौन सा यूनेस्को की हरियाली शिक्षा साझेदारी के प्राथमिक लक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर हमें जो दिए हैं, यूनेस्को की हरियाली शिक्षा की साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, या नई शैक्षणिक तकनीक विकसित करना, और जो तीसरा हमारा है सीखने की प्रणालियों में जलवायु शिक्षा को एकीकृत करना। तो साथियों यही है सी वाला, विकल्प नंबर सी। तो हरियाली शिक्षा साझेदारी नाम ही है, तो सीखने की प्रणालियों में जलवायु शिक्षा को एकीकृत करना यही सही है। तो आगे देखें तो हमारा ये 29 वाला आपसे क्या कह रहा है? सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें बता देना है कि कौन सा हमारा सही है। तो चले हम लोग पढ़ना शुरू करें। औसतन 2030 तक वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी का 25% पूरा होने की राह पर है। तो ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं है। तो 16% केवल मतलब यहाँ पर है साथियों। 2024 से ये रिपोर्ट जो आई उससे पता चलता है कि जिस स्पीड से, क्योंकि भारत का स्थान अभी इसमें 116वां स्थान पर शायद था अभी, तो इससे पता लगा है कि अभी हम लोग केवल 16% जो है इसको ग्रोथ कर पाए हैं, जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो ये 16% ही पूरा होने के लक्ष्य है 2030 तक, 2030 तक। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ 25% नहीं है। संयुक्त राष्ट्र आधारशिला बहुपक्षवाद के समर्थन में नए सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च स्थान है। तो साथियों यहाँ पर अमेरिका का भी संयोग स्थान नहीं है, यह अमेरिका का जो है यहाँ अंतिम स्थान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ अंतिम स्थान है लास्ट में, ये भी गलत हो गया, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। आगे देख लें हम 30 में। तो किस कंपनी ने कार्बन क्रेडिट के समान जल क्रेडिट प्रणाली का प्रस्ताव दिया है? तो कार्बन क्रेडिट के समान जल क्रेडिट प्रणाली का ये प्रस्ताव दिया। आप लोग कार्बन क्रेडिट जानते होंगे कि जो कम उत्पादन करेगा उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और जो ज्यादा करेगा उसे देना पड़ेगा। इस तरह का है, आप लोग जानते हो। उसी तरह का ये जल क्रेडिट प्रणाली का भी शुरू किया गया है।
तो किसने किया है साथियों? बिसलेरी ने। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। बिसलेरी जानते हैं एक पैकेज्ड एक वाटर ये निर्माता कंपनी है बिसलेरी। तो साथियों हम लोग 130 तक यहाँ तक देख लिए। तो बाकी यहाँ के जो सवाल है करेंट अफेयर के जो हमारे मुख्य सवाल थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। और 10 क्वेश्चन और बचे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो जितना फैक्चुअल सवाल था वो हमने आपको करवा दिया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो बताइएगा कमेंट करके। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।